ए छोड़कर प्लान बी सिलेक्ट किया गया और 2 घंटे पहले जब ये हुआ, ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि इंटरसेप्शन का रिस्क प्लान ए में कुछ हद तक बढ़ा था और हमारी इंटेलिजेंस इतनी सटीक थी कि हमने उस प्लान को छोड़ा क्योंकि जो 4 फैक्टर्स थे जिस पे रेटिंग होनी थी उसमें वो प्लान ए को रोक दिया, उसको रोक दिया और प्लान बी पर गए क्योंकि वहां रेटिंग ज्यादा हो गई, इंटरसेप्शन का चांस कम हुआ। और मैं पूछना चाहती हूं गौरव आर्या जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ये सुन भी रही थी, जब मैंने अपने सोर्सेज से बात की और आज भी मैं आपको बता रही हूं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं क्या ये अक्सर होता है कि एक प्लान हो, 2 प्लान हो, ज्यादा प्लान बनते हैं और लास्ट मिनट में चेंजेस होते हैं? जी, ये तो बात है कि मल्टीपल प्लान्स बनते हैं नाविका और मल्टीपल सिनेरियोज वॉर गेम करे जाते हैं, ये तो तय है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि ये लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग नहीं हुई और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि क्यों ये लॉजिकल है, बिकॉज इट वॉज बीइंग लेड बाय अ स्पाई। आप देखिए, अगर ये कोई फौजी लीड करता, फौजी सेफ हाउस में मीटिंग नहीं करता, फौजी अपने इलाके में मीटिंग करता, लेकिन डोवाल साहब की एक खासियत है, जब प्रेशर आता है या जब कोई ऐसी बात आती है, द फर्स्ट थिंग इज गो एनालॉग, डोंट गो डिजिटल, स्विच ऑफ एवरीथिंग डिजिटल, डिसअपियर फ्रॉम द मैप, आप गायब हो जाइए। अच्छा, लोक कल्याण मार्ग के बाहर तो खड़े हैं सब कैमरा लेके, तो पब्लिक को दिखाने के लिए ये भी डिसेप्शन की प्लानिंग है। देखिए कितने, जो हम भेद कहते हैं, साम दाम दंड भेद, ये भेद है, ये कितने हाई लेवल की मीटिंग। अच्छा, ये लोक कल्याण मार्ग गया, आप प्रधानमंत्री से ये मिलेंगे, प्रधानमंत्री से ये मिलेंगे, प्रधानमंत्री की मीटिंग। अब ये पता लग रहा है कि भाई असली मीटिंग तो हो चुकी थी कहीं और सेफ हाउस जिसका कोई लोकेशन नहीं था कहीं पे, वहां पे आप देखिएगा, जितना मैं गेस कर सकता हूं, ना वहां पे मोबाइल टावर काम करता होगा, वहां पे एवरीथिंग ब्लॉक्ड, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज, ना स्मार्ट वॉच, ना मोबाइल फोन, कोई ऐसी चीज नहीं आपके तन पे जिससे आप ट्रैक हो सके। जस्ट गो एनालॉग एब्सोल्यूट, मानिए कि आप 100 साल पहले हैं। वो हिंदी फिल्मों में कहा जाता ना कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हाँ, ऐसी जगह इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं पता। एक घर है जिसके अंदर लोग आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, रात को मिल रहे हैं, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, एक इकोसिस्टम क्रिएट करा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को प्लान दिया। प्रधानमंत्री को बिल्कुल ब्रीफिंग हो रही थी और अभिजीत अय्यर मित्रा, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं था, लेकिन ऑपरेशनल डिटेल्स में प्रधानमंत्री का रोल लिमिटेड होता है। उनको कहना होता है कि ये हमारा प्लान है, हमें हिट करना है, तैयारी आपकी है। डिटेल्स का काम जो है वो चल रहा था इन 47 मीटिंग्स में। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो ए से बी हुआ होगा उस वक्त, पाकिस्तान जायजा ले रहा होगा कितनी उनकी इंटेलिजेंस थी, क्योंकि उस रात जब ये स्ट्राइक हुए तो कहा तो ये जाता है कि नील बटे सन्नाटा था, पाकिस्तान को कुछ पता नहीं था। यानी कि हमारी जो ये पूरी ये जो आपने ठीक कहा स्पाई, यानी कि अजीत डोवाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो स्पाई का किरदार, और वो पाकिस्तान में रह चुके हैं, इंटेलिजेंस उनके पास पूरी थी कि कौन कहां किस कैंप में है, 9 टारगेट चुने गए, वो सारा प्लान बना, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। देखिए, इंटेल का तो ये होता है ना, अगर दुश्मन को पता चल गया कि आपके पास वो इंटेल है तो वो इंटेल है ही नहीं, वो डिसइंफॉर्मेशन हो जाता है, वो डेलिबरेटली फेड हो जाता है। जितना हमारा 21 स्ट्राइक हमने किए 9 टारगेटों पे, सब के सब सक्सेस निकले, इसका मतलब है कि उनको कुछ पता ही नहीं था और उनको ये भी लग रहा था कि बस एक दिन का हमने 3-4 गुना बालाकोट करना है फिर से। हमने बस डे 1 पे नहीं किया, उन्होंने डे 1 के लिए शायद प्रिपेयर करके रखा था, पर डे 2, डे 3, डे 4 के लिए दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। जो मसूद अजहर के जो 10-12 जो खानदान के लोग मरे हैं, उससे क्या पता चलता है? हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस था ऑन द ग्राउंड। अब पता नहीं, शायद मसूद अजहर का भांजा या ऐसे कुछ कोई हनी ट्रैप में फॉल करके हमने उससे इंटेल निकाला हो, मेरे को क्या पता। और ये भोलारी में तो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के वजह से है कि हमने देखा कि वो कब आया, कब गया, कब बंकर के अंदर गया, फिर जाके आपने मारा। अब ये देखिए, ये एक ही बेस नहीं है जहां हमने बंकर को मारा है, जेकबाबाद में भी हमने मारा है बंकर। अरे अभी तो आप बहुत आगे जा रहे हैं, अभी तो 6 तारीख की शाम है और 6 तारीख की शाम जब ये प्लानिंग चल रही थी तो एक वॉर रूम क्रिएट किया गया और उस दिन ये वॉर रूम
अजीत डोभाल जी के घर पे था। ये वॉर रूम अजीत डोभाल जी के घर पे था और 6 बजे से लेकर अगले दिन ये अगर आप देखें यहाँ ये रिप्रेजेंटेशन है, हमने एआई जेनरेटेड रिप्रेजेंटेशन किया है। मिनट मिनट की जानकारी और हडल यहाँ था और यहाँ से एक एक मिनट एक एक डेवलपमेंट की जानकारी प्रधानमंत्री को लोक कल्याण मार्ग में दी जा रही थी। 1 मिनट के लिए कोई उस रात को सोया नहीं था। 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ और 1:25 पर 23 मिनट में टेरर कैंप्स तबाह कर दिए गए और इस बीच प्लान ए से प्लान बी चेंज हुआ। मैं पूछना चाहती हूं, ये तैयारी और जिस तरह से ये कैंप्स पर अटैक किया गया, ये मेटिकुलस प्लानिंग तो थी ही, पर इतना ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक जो है, इसकी प्लानिंग बहुत डिटेल में की गई होगी। नाविका जी, मैं आपको बड़े क्लैरिटी से एक बात बता सकता हूं, जो एक बड़ा फेयर असेसमेंट होगा। ये सारा का सारा सीक्रेसी इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने इतना बड़ा डिसेप्शन रखा कि सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के यहां हो रहा है। द होल फोकस वाज ऑन प्राइम मिनिस्टर हाउस कि ये एक पॉलिटिकल राजनाथ जी भी आ रहे हैं, होम मिनिस्टर भी आ रहा है, उससे फॉरेन सेक्रेटरी भी आ रहा है, सो सबका ध्यान वहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि ये जो सो कॉल्ड सेफ हाउस वाली मीटिंग है, ये अपने आप में कोई सोचा ही नहीं, क्योंकि सब जगह प्रोजेक्ट ये किया जा रहा था, वन मैन डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ले रहा है विदाउट रियलाइजिंग कि प्राइम मिनिस्टर इस चीज में नहीं पड़ता कि आपके जो एयरक्राफ्ट में 100 ऑक्टेन वाला पेट्रोल पड़ेगा या 90 वाला पड़ेगा, ये उसका काम नहीं है। कौन कहां स्ट्राइक करेगा ये प्लान नहीं है। ज्यादा बड़ी बात ABC, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो मेरे प्लेटून लेवल पर हो, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर लेवल पर हो, जब हम 3 प्लान बनाते हैं तो हम तीनों पर उतनी ही कार्रवाई करते हैं जितनी एक पर करनी है। और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार, जिसको मैं बोलता हूं कि हम चौथा प्लान एक जो सिचुएशन क्रिएट करती है, हम उस पर चले जाते हैं। ये बड़ी एक, जिसको हम एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। गए तो थे अटैक करने, यहां ये देखा खाली है, खाली देखते अगले वाला पकड़ लिया हमने। ये बात हमेशा होती है। जहां तक आप बात कर रही हैं ABC, जब आप तीनों पर काम करना शुरू करते हैं तो आप रास्ते में शेड करते हैं कि कौन सा मेरा बढ़िया चल रहा है। कई बार पीछे से आपको क्या लग रहा है, हमें पाकिस्तान की चिंता थी कि हमारा प्लान लीक हो जाएगा? जी नहीं, इस प्लान के पीछे US भी पड़ा हुआ था कि ये कर क्या रहे हैं। चीन मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, आप पाकिस्तान अगेन एक्सक्यूज है, लेकिन हमारे को पता है बड़े जो एनिमी है हमारे, ये वो लोग हैं कि ये पता करना चाहेंगे कि भाई साहब, कि आप पहली बार 6-7 की रात को आप टेररिस्ट स्ट्राइक करने वाले हो या कोई और स्ट्राइक करने वाले हो, या उससे भी और का मतलब सब समझते हैं कि अल्टीमेट स्ट्राइक तो नहीं कर रहे कहीं। न्यूक्लियर स्ट्राइक आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वो जो स्ट्राइक फाइनली हुई है वो किराना स्टोर में हुई है। अच्छा नहीं, आई एम सॉरी, किराना हिल पर हुई है। वो एक्चुअली है तो स्टोर ही एक तरह का। हाँ, स्टोरेज ही था, स्टोरेज ही था, इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है। सो आप देखिए, जब फौज, ये जो सीक्रेसी वाली बात है, मीटिंग की लोकेशन, डोभाल एक उस दिमाग का आदमी है कि वो हमेशा सेफ हाउसेस की सोचेगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ने अपना अपना सोचा और एक जॉइंट चीज कर जब आप कोई नई चीज निकालेंगे, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं कि हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने आज से पहले इतनी बड़ी जॉइंटमैनशिप की डेमोस्ट्रेशन नहीं देखी कि अपने आप में वो इतनी सक्सेसफुल थी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह तीनों सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, CDS, NSA, प्रधानमंत्री की ब्रीफिंग होती है। और अगर आप याद करें तो तब तक दौर यह चल रहा था कि पाकिस्तान कह रहा था, आओगे कब आओगे, डर गए क्या? और ये हमारे देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी यही सवाल पूछती थी कि भाई कब जाएंगे। नाविका जी, ये जो तैयारी हो रही है, बाकी सब बातें कह दी गई हैं, सेंटिमेंट्स भी कह दिया गया है। मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। जब भी हम नेशनल लेवल पर अपने वॉर प्लान्स बनाते हैं जो ऑप्स प्लान में कन्वर्ट होते हैं, जो 3 प्लान्स की आपने बात की हैं, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है आपने स्टैटिक ऑफ द प्लान्स, कि ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, मैं इन टारगेट्स पर हमला करूंगा और ये मेरे वेपन सिस्टम होंगे और ये लॉन्च पैड्स होंगे। लेकिन दूसरी टाइम स्टैंपिंग होती है, उस वक्त की जो इंटेलिजेंस आती है, जो
ह्यूमेंट आती है, उस वक्त ही सैटेलाइट इंटेलिजेंस आती है, ईएम इंटेलिजेंस आती है, रेडार इंटेलिजेंस आती है, उसको डवटेल करके जो हम एक डायनेमिक्स ऑफ वॉर प्लान बनाते हैं वो मैटर करता है। तो आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी डिफरेंट होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टैंपिंग, व्हाट काइंड ऑफ असेट एग्रीगेशन इज टेकिंग प्लेस, जिसको आप नॉकआउट करना चाहते हैं। तो जो आप अभी अभिजीत जी ने बताई वो बात बहुत अच्छी, आपका जब वैक्स हैंगर में गया, इट्स अ टारगेट फॉर मी, बट इट्स अ टाइम स्टैम्प टारगेट फॉर मी। बिल्कुल। और मैं कहूं, जब पहले 7 तारीख की रात को जो स्ट्राइक्स हुए टेरर कैंप्स में, मैं पीछे की कहानी ये भी बता दूं कि ये जो टेरर कैंप से किसी को अंदेशा नहीं था कि ये मुरीद के और भावलपुर तक जाएगा। लोगों को पाकिस्तान में सिर्फ ये अंदाजा था कि पीओके के एरिया में रहेगा, यहीं की इंटेलिजेंस है। और आपने जो बात कही कि चीन, अमेरिका, सबका एंटिसिपेशन यही था। लेकिन प्रधानमंत्री ने तय कर लिया था डे 1 से, 22 अप्रैल को तय कर लिया था कि इस बार जो होगा उसमें 3 मैसेज होंगे। और वो 3 मैसेज क्या हैं, प्रधानमंत्री ने वो लिख दिया और वो पत्थर की लकीर बन गई। नंबर 1, आतंक के खिलाफ युद्ध जरूरी है, ये दुनिया को बताना है। पहला मैसेज टू द वर्ल्ड था और ये प्रधानमंत्री ने रेड लाइन बना दी थी, ये पत्थर की लकीर थी। दूसरा मैसेज जो प्रधानमंत्री को भेजना था कि आतंक को हम नहीं सहेंगे, बहुत हो चुका ये नाटक। ये पाकिस्तान को मैसेज ऐसा दिया जाएगा कि दोबारा उसकी जुर्रत ना हो और धरती के दूसरे छोर तक हम ढूंढ निकालेंगे। ये जब प्रधानमंत्री ने कहा था बिहार में एक रैली में, तो उनका पूरा का पूरा मैसेज ये था कि पाकिस्तान इस बार बचेगा नहीं। और पीओके वाली जो पैराडाइम शिफ्ट हुई है हमारी डॉक्ट्रिन की, सिंदूर डॉक्ट्रिन, वो उसी दिन तय हो गई थी 22 अप्रैल को। और तीसरा जो मैसेज था प्रधानमंत्री का, वो अपने देशवासियों को था कि आतंक हमें झुका नहीं सकता। एक बार हमें चोट लग सकती है, हमारा खून बहा है, हमारे देश की बहू बेटियों का जरूर कहीं ना कहीं सिंदूर उजड़ा है। जब पत्नियों को कहकर कि मोदी को बता देना, ये जब कहा गया, ये मैसेज कि प्रधानमंत्री को अगर बताया है, मोदी को अगर बताया है, तो मोदी इसके सामने झुकेगा नहीं, जवाब देगा। ये मैसेजिंग प्रधानमंत्री के लिए जरूरी थी और ये ऑपरेशन सिंदूर फाइल्स में ये बहुत अहम किरदार था जो प्रधानमंत्री ने। लेकिन आगे के 90 मिनट, शुरू से हम कह रहे हैं 90 मिनट, वो 90 मिनट वो क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आतंकी अड्डों पर एक्शन तो 7 मई को हो चुका था, मैसेज चला गया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ऑफिस को ड्यूटी ऑफिसर ने बता दिया था, मैसेजिंग हो गई थी कि हम कुछ और नहीं करने वाले। ये इंडिया ने मैसेज भेज दिया था कि हमारा टारगेट सिर्फ टेरर कैंप्स है, हम और कुछ नहीं करने वाले। ये मैसेज भेज दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। हमने जब सोचा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे और अगर पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा तो मामला तनाव की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, मैंने पहले ही कहा, और पाकिस्तान ने वो ड्रोन, वो मिसाइल भेजने शुरू किए। वो ड्रोन और वो मिसाइल जब आने लगे पूरे दिन, तो 8 तारीख की रात को भारत ने क्या किया? भारत ने किया तब लाहौर का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किया गया और लाहौर के अलावा रावलपिंडी के पास, इस्लामाबाद के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया गया। हमारा यही एक्शन था, हमने इतना ही करना था। आपने रिएक्ट किया, आपने ड्रोन मिसाइल भेजे और उस दिन सिविलियंस भी, हमारे गुरुद्वारों में वहां एलओसी पर जो शेलिंग हुई थी, मेजर गौरव आर्या, क्या उसी का जवाब था कि एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि भारत ने तय कर लिया था आप रिएक्ट नहीं करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप कुछ करोगे ऑफेंसिव तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। जी,
नाविका, एक तो मुझे लगता है कि अब डॉक्ट्रिन हमारी बदली है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, और डॉक्ट्रिन हैज चेंज्ड। अब हमें ये छोड़ देना चाहिए कि जब पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर बालाकोट पहले हो जाता तो पुलवामा कभी नहीं होता। पाकिस्तान इज़ अ रोग स्टेट। हम पाकिस्तान से जो नाविका एक्सपेक्ट करते हैं ना, हम हर समय ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2+2=4। ये भाषा उनको समझ में नहीं आती कि देखो तुम मत करना, हम कुछ नहीं करेंगे। उनको समझ में नहीं आता, वो इनकॉरेजिबल हैं, वो करेंगे, चाहे चाइना के प्रेशर से करें, चाहे वो किसी और ताकत के प्रेशर से करें, या खुद अपने जिहादी जनरल्स करें जैसा उनकी खुशी है। तो ये जो चीज़ है इस बार एक न्यू नॉर्मल बन गया है। इसमें भी हमने यही बोला कि यार हमें जो करना था हमने कर लिया, लेकिन नाविका आपने वो लाशें देखी हैं आतंकवादियों की, और उनके पीछे खड़े आपने पाकिस्तानी जर्नल देखे हैं। इसका मतलब पाकिस्तानी जो स्टेट है वो इन सब चीजों को अच्छा मानता है, जिहाद को अच्छा मानता है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये इसको अच्छा मानता है। एंड जैश मोहम्मद एंड हिजबुल मुजाहिदीन एंड लश्कर तैयबा, दीज आर रेजिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वरना अगर जो पाकिस्तान कहता है कि हम फ्रंटलाइन स्टेट अगेंस्ट टेरर रहे हैं और 80,000 जानों का हमने नजराना दिया इस लड़ाई में, तो आप मुझे बताइए फिर ये इनको हीरोज डेथ क्यों दी जा रही है कि हीरो के जैसे इनकी डेथ हुई है। तो ये समझने वाली बात है। पाकिस्तान इज इनकॉरेजिबल। जो आपने बताया ना गुरुद्वारा साहब में इन्होंने अटैक करा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्यों करा? ये धर्म पूछ के क्यों मारा? दे वांटेड टू इंस्टिगेट राइट्स इन इंडिया। ये खालिस्तानियों के टच में थे, देवर इन टच विद खालिस्तानीज। इन्होंने खालिस्तानियों को बोला कि हम स्वर्ण मंदिर के ऊपर हमला करेंगे, तुम पीछे से संभाल लेना, इनसाइट राइट्स इन इंडिया। हम वैष्णव माता को अटैक करेंगे, यहां पे हिंदू मुस्लिम का चक्कर करवाएंगे। अमृतसर गुरुद्वारा, हमारे गुरुद्वारे, हमारे शंभू मंदिर, ये सब जब टारगेट हुए, जब सिविलियन मारे गए, तो फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक किया गया।